हम आपको बता रहे हैं, वही बात बताने आ रहे थे। देखिए, पहले हम्म, कुल देवी और कुल देवता की बात है, पहली बात है। ये सब बातें ये अभी हाल ही में, माना कि समझिए ये 500 साल से चल रही हैं, बहुत पुरानी नहीं है। आप कभी किसी कुल देवी और देवता को बोलेंगे ना, तो भी ये बता देंगे भाई इतने साल पुराने हमारे कुल देवता हैं। लेकिन एक शिवलिंग है, उसकी जब भी बात करी जाती है, शिव का लिंग की बात करी जाती है, तो वो हमेशा बोला जाता है कि वो हमेशा ही मौजूद है। लेकिन वो वास्तविक में कुल देवता और कुल देवी किसी और को नहीं माना जाता, शिवलिंग के ही दो रूप हैं, अर्धनारेश्वर रूप ही है वो। अब कैसे कहा जाए, ना कैसे समझाया जाए, उसको कैसे परिभाषित करे, तो लोगों के पास ना कोई शब्द है ना कुछ है। तो उन्होंने उसके प्रकृति के फॉर्म में, उसके प्रकृति के स्तर पे उसकी अपनी परिभाषाएं बनाई हैं कि ये जैसे सर्प, बहुत से लोग सांप को भी शायद मानते हैं कुल देवता, हमारे यहाँ के कुल देवता। और ऐसा नहीं कि कुल देवी ही माने जाते हैं, हमारे परम जो हमारा परिवार है उसमें तो कुल देवता मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, कुल देवी और कुल देव जहाँ जिसकी जो मर्जी हो चलता है। आप लोग लिमिटेड क्षेत्र में देखते हैं, वहीं की बातें पूछ रहे हैं, परंतु देखिए तो हमारा तो कुल देवता मानते हैं। ठीक है, तो ये बात तो पहले समझ लीजिए, ये बहुत बाद की बातें हैं। परंपराएं अर्धनारेश्वर रूप के ही दो फॉर्म हैं, दो स्वरूप हैं, एक मेल वर्जन और एक फीमेल वर्जन, उसी को अलग अलग रूप से। अब कुल क्यों कह देते हैं, है ना, कुल क्यों कह देते हैं वो बात समझ लीजिए। देखिए, सत्य जब बुद्धि में, पुरुषार्थी जो होता है वो सत्य को बुद्धि में धारण करता है, तो वो किसको धारण करता है, परम सत्य को धारण करता है ना। तब वो खुद क्या होता है, ऊपर वाले के लिए, पुरुष के लिए, चैतन्य के लिए वो प्रकृति बन जाता है, क्योंकि वो रिसीवर है उस समय। जब तक हम सत्य को ग्रहण कर रहे हैं तब तक हम खुद भी क्या है, रिसीवर हैं, है ना, गिवर नहीं है, रिसीवर है। इसीलिए जब भी बोला जाता है मैं आता हूँ, तो क्या मुझे क्या चाहिए, अच्छे से अच्छी बननी चाहिए, है ना, फेमिनिज्म चाहिए, फीमेल वर्जन चाहिए। पहले ही तुम मेल मेल बन के बैठ जाओगे तो फिर ये रिसीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि फीमेल का मतलब हो गया रिसीव करने की क्षमता। ठीक है, तो जब हम फीमेल की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊंचे से ऊंचा शिवलिंग स्वरूप है ना, शिव को ग्रहण करना। चाहे आप योनि कहिए, उसको भी फेमिनिज्म की बात करी जाती है ना, फीमेल की बात है, मतलब उस चीज को ग्रहण करना। हाँ, बाहर अगर चीजों को देखेंगे तो कभी जिंदगी बीत जाएगी कि ज्ञान समझ में नहीं आएगा, अध्यात्म समझ में नहीं आएगा, प्रपंच और बढ़ता चला जाएगा। तो ये बात समझ में आ गई सबको। शिवलिंग में हम दोनों ही रूप को देख पाते हैं। जब हम शिवलिंग में दोनों रूप को देख पाएंगे तब हम समझ पाते हैं कि वहां पर अंश इकट्ठा करते हैं हम। किसका अंश इकट्ठा करते हैं, सत्य का अंश इकट्ठा करते हैं। शाती क्या इकट्ठा करता है, सत्य का अंश। वो अंश जब हम ड्रामे में रोल बजाते हैं, अर्थात प्रकृति के स्तर पर आ जाते हैं, तो क्या होता है, उससे क्या बनता है, अंश से फिर क्या चलने लग जाती हैं, वंश वंश। बन जाए। वंश वंश। अब जो पुराने से पुराने होते हैं, माना जिन जिन जो परिवार में बड़े से बड़े होते हैं, कहा जाता है वही हमारे कुल के वंशज हैं। वंश मतलब पता है आप लोगों को, मना जन्म दे, जिसने उस कुल को, उस वंश को जन्म दिया, प्रकृति के स्तर पे। ध्यान रखिएगा, दो तल होते हैं, एक प्रकृति का तल होता है, पुरुष का तल होता है। जो क्रियाकलाप प्रकृति के तल पर होते हैं वो अलग होते हैं, वो हद के होते हैं, और पुरुष के तल पर सारे ही क्रियाकलाप बेहद के होते हैं। ये सूक्ष्म बात को हमेशा ध्यान रखिए। अध्यात्म स्तर पे कोई भी बाहर की प्रथा लगाने लग जाएंगे तो उससे बड़ा भक्ति मार्ग नहीं होगा। अब कुल देवी और देवता की बात जो परंपरा में आती है वो कैसे आती है ना, कहते हैं ना परंपरा चली हमारे यहाँ, तो परंपरा चलने लग गई। परंपरा कैसे चलती है, परंपरा कैसे चलती है, क्योंकि नाम ही है परम। परम मतलब ऊंचे से ऊंची स्थिति, परा मतलब वास्तविक प्रकृति। ऊंची से ऊंची स्थिति में आकर जो, जैसी हमारी प्रकृति का हम चुनाव कर लेते हैं, जैसी प्रकृति हमारी बन जाती है, जैसा स्व का भाव बन जाता है, जन्म जन्मांतर वही काम करता है। तो अब देखिए, आप अपने सारे जन्मों को उठा के देख लीजिए, सारे जन्म में आप जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा बुरे से बुरा, उनके पीछे जो मूल भाव है वो क्या है, कौन सी प्रकृति, परा प्रकृति मूल भाव है। परम ऊंचे से ऊंची क्या है, प्रकृति।
मूल प्रकृति सबसे ऊंची वाली, उससे आपकी फिर कभी बदल नहीं पाएगी, क्योंकि वो प्रकृति आपकी गहराई में बैठ गई। उसको क्या कहेंगे? सारे कुल को आशीर्वाद देने वाली, सारे कुल को चलाने वाली, सारे कुल में अच्छी बुरी जो कुछ भी बातें होती हैं उसका निर्धारण करने वाली। तो लोग क्या करते हैं, उसके आगे सर सर झुकाते हैं। कोई होते हैं वो सर को उसके अंडर द कंट्रोल चलाते हैं, और कोई होते हैं सर सिर्फ झुकाते हैं। सर झुकाने का काम प्रकृति के स्तर पर होता है, और सर उसके अंडर द कंट्रोल चला के रहना, ये अध्यात्म का विषय। ठीक है, तो कुल मतलब सबको क्लियर हो गया, वंश मतलब भी क्लियर हो गया। ये बात समझ में आनी चाहिए। प्रकृति के तल पर क्या बनता है? कुल, वंश। और पुरुष के तल पे क्या तैयार होता है? अंश, सत्य का अंश। अब इसी में एक और शब्द आता है, अध्यात्म में कहते हैं पूर्वज। पूर्व, पूर्वज की बहुत महिमा होती है। आम तौर पे यदि आप बातें करें ना लोगों से, तो वो भी कहते हैं भाई हमारे पूर्वज क्या थे? सूर्यवंशी थे। भारत के पूर्वजों को क्या माना जाता है? सूर्यवंशी माना जाता है। सूर्य के वंश के थे वो, तो जरूर उन्होंने ज्ञान सूर्य का क्या ग्रहण किया होगा? अंश। इसीलिए उनको सूर्यवंशी कहा जाता है। उसी की पैदाइश। अब उसी की पैदाइश कहें तो लोग उसको बाहरी तौर पे समझ लेते हैं, हाँ, देह के रूप में समझ लेते हैं कि खाली भाई बाहर से लंबी लंबी दाढ़ी होती है उनके। देखा होगा अक्सर आप लोगों ने, लंबी लंबी दाढ़ी होती है, और ऐसे बहुत पुराने पुराने कपड़े पहने रहते हैं, लेकिन बड़े योगी होते हैं, बड़े ध्यान मग्न रहते हैं, है ना। उनके हाथ में ज्यादातर शिवलिंग रहता है, या वो रहता है, त्रिशूल रहता है ना। ऐसे एक मन में चित्र आता है। कुछ कहना चाह रहे हैं? राम राम। हम्म, अक्सर आप लोगों ने चित्रों में सब चीजें देखी होंगी। ये पूर्वज कहते ही हमारे यहाँ, हमारी बुद्धि में एक चित्र आता है पुराने से पुराने व्यक्ति का। सूर्यवंशी है, और कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? गुफाओं में रहते हैं। हम्म, तो अध्यात्म थोड़ा इस पर प्रकाश डालता है। गुफा में रहना अर्थात गुहिता में जाना, जाना अर्थात गुहिता में ही वास करना, उसी में रहना। जहाँ जब ऐसी स्थिति होती है, अर्थात इसको कह सकते हैं सूक्ष्म तल पर रहना, सूक्ष्म स्थिति में रहना। जब हम ऐसे तल पर होते हैं, ऐसी स्थिति में होते हैं, तो वो राज को समझते हैं जो अभी तक हम नहीं देख पा रहे थे। इसलिए सूर्य का वंश कहाँ रहते हो? रहते कहाँ है? गुफाओं में ही रहते हैं भाई वो। बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, वाइट कलर के दिखाते हैं। तो ऐसा क्यों दिखा? अक्सर आपने वो शक्तिमान का सीरियल देखा होगा, उसमें बड़ा यही चीज दिखाई गई है कि सूर्यवंशी ऐसे होते हैं। तो एक चित्र परिकल्पना एक बन जाती है हमारी। परंतु इसका गुह्यार्थ है कि हम, हमारी ही चेतना का वो स्तर है, वो सूक्ष्मतम स्तर है जहाँ पर हमने सूर्य के अंश को ग्रहण किया। तो इसीलिए उनको, सूर्यवंशियों को कह देते हैं वो भारतवासियों के पूर्वज हैं। पूर्वज, पूर्व मतलब सबसे सूक्ष्म तल पर। ध्यान रखिएगा, पूर्व का मतलब पहले, मतलब समय से ना लें, क्योंकि समय किससे जब हम लेते हैं तो हम फिर काल के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि समय का गिनना, डेट का गिनना, घड़ी का गिनना, ये सब कहाँ होता है? काल के अंदर। और अध्यात्म सदैव ही त्रिकालदर्शिता की बात करता है, कालातीत की बात करता है। वो उस ज्ञान की बात करता है जहाँ पर आप सबसे सूक्ष्म तल पर होते हैं। वहां पर सिर्फ आप होते हैं, अकेले होते हैं, बीज होते हैं। बीज अर्थात सूक्ष्मतम स्तर। ठीक है, वहां पर आप कोई धरनी को लेकर नहीं घूमते हैं, वहां कोई धारणाएं नहीं बैठी होती हैं, क्योंकि धारणाएं धर्म का काम होता है। धर्म बाहर की बात है, ड्रामा की बात है। वहां पर
कभी आपने ध्यान दिया होगा तो कभी भी चित्रों में भी सूर्यवंशियों को या पूर्वजों को कभी फेमिनिज्म नहीं दिखाया है, कभी फीमेल रूप में नहीं दिखाया है, हमेशा बूढ़े बूढ़े मेल रूप में दिखाया है, लंबी लंबी दाढ़ी वाले, है ना। तो समझने की बात है, मेलिज्म की बात है, पुरुष तत्व की बात है। ठीक है, तो इसीलिए कह दिया कि भारतवासी के पूर्वज क्या है, सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंशी पूर्वज कहें या फिर उन्हीं को धीमे धीमे जब हम दुनिया के तल पर आ जाते हैं तो कुल देवी देवता बना लेते हैं और अन्य कई कई नामों देकर बना लेते हैं। ये तो प्रथाएं हैं। हम्म, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न आया है, ये बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये प्रश्न। विदेशियों को झाड़ पसंद है और भारतवासियों को सीढ़ी अच्छी लगती है। विदेशियों को झाड़ पसंद है, समझिएगा, और भारतवासियों को सीढ़ी पसंद है। थोड़ा ध्यान से देखें तो जो वृक्ष होता है वो कहाँ होता है, बीज के चेतना के तल पर के होता अंदर होता है। है, बीज के अंदर है, बाहर नहीं है। चेतना के सबसे सूक्ष्मतम स्तर पर है बीज, अर्थात चेतना का सबसे सूक्ष्मतम स्तर, उसको बीज, बस बात खत्म आपकी, हाँ। और जो सीढ़ी कहा जाए जिसको हम कहते हैं उतरते निचले तल, मान लीजिए हमारी स्थिति मनुष्य है तो मनुष्य की स्थिति ऊपर भी होती है और नीचे भी जाती है। तो जब ऊपर जाती है तो मनुष्य ही देवता, और नीचे जाते हैं तो मनुष्य ही असुर। ये जो तल हैं, अलग अलग स्टेट ऑफ माइंड है, वो हम कहाँ देखते हैं, वो सीढ़ी के चित्र में देख सकते हैं कि सीढ़ी ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से फिर ऊपर चढ़ते हैं, वो सीढ़ी के चित्र में देखेंगे। और जो बीज के अंदर की सूक्ष्मता है वो कहाँ देखेंगे, वो देखेंगे झाड़ में। झाड़ में हमें पूरी चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन झाड़ तभी समझ में आएगा जब हम बिल्कुल सूक्ष्मतम स्तर पर होंगे। इसीलिए झाड़ के चित्र को बीज के अंदर समझना होता है, बीज के बाहर नहीं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है, तो मशीन में जो सामग्री बाहर लगी हुई है ना, जो आईसी सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक चीजें लगी हुई हैं, जितने भी पार्ट्स लगे हुए हैं, वो सब आपको आंखों से देखने में आता है। परंतु वो कैसे काम करेगा और क्यों ऐसे ही काम करता है, रेफ्रिजरेटर ठंडा ही क्यों करता है, गर्म क्यों नहीं करता है, ये सारा ही जो मैकेनिज्म है, जो सारा ही सूक्ष्म जाल है, समझ है, इसको आप कह सकते हैं सर्किट है, वो कहाँ होता है, वो बनाने वाले के दिमाग में होता है। तो बीज कहाँ हुआ, उसकी बुद्धि में, बनाने वाले की बुद्धि में बीज है, और उसका सारा झाड़ विस्तार आपको बाहर दिख रहा है। लेकिन जो समझदार होगा वो रेफ्रिजरेटर देखकर, फ्रिज देखकर फ्रिज के कंसेप्ट को समझेगा, कि कंसेप्ट जानने वाले को से पढ़कर कंसेप्ट को समझेगा। प्रश्न फिर से बोल दें, जानने वाला समझने वाला फ्रिज को देखकर, रेफ्रिजरेटर को बाहर से देखकर कंसेप्ट को समझेगा, मूल अध्यात्म को, मूल तंत्र को समझेगा, कि जिसकी बुद्धि में इसका डायग्राम है, जिसकी बुद्धि में इसका सर्किट है, उससे समझेगा। इसकी बुद्धि में सर्किट है। हाँ, उससे समझेगा। तो जब सर्किट को समझेगा तो सर्किट की भाषा उसे, परिभाषा उसे समझ में आ जाएगी। फ्रिज को देख के समझाएंगे तो कभी समझ में नहीं, उसको भी उसी सूक्ष्मतम तल पर बैठना होगा जिस सूक्ष्मतम तल पर वो समझा रहा है। इसीलिए क्या कहते हैं, इंजीनियर क्या बनाता है, इंजीनियर। तो इंजीनियर का बाहर से इंजीनियर बना देता है किसी को, नहीं। वो पहले तुम्हें पढ़ाई करा करा के उसी सूक्ष्मतम तल पे पहुंचा देता है जहां से तुम्हें इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाए। डॉक्टरी में पढ़ाने 10 साल लगा देता है, पहले थोड़ी डॉक्टर बना देता है। डॉक्टर पढ़ते 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 हम उस सूक्ष्मतम तल पे पहुंच जाते हैं जहां हम डॉक्टर की भाषा को, डॉक्टर के इशारे को सीधा सीधा समझ लेंगे। ठीक है, तो वो जो धीमे धीमे चढ़ होता है अंदर जाना, वो क्या है, हमारा पुरुषार्थ है। एकदम सूक्ष्मतम तल पे पहुंच गए तो हमें क्या दिखता है, झाड़ पूरा स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, ये सूक्ष्मतम तल पर जाना किसकी किसकी कह सकते हैं खास बात है,
क्या ये आम आदमी की खास बात है कि जिसके अंदर कोई खास खसूसियत हो? डिफरेंस क्या है दोनों में? आम आदमी क्या सूक्ष्म तल पे जा सकता है? आम आदमी जो अपने आप को आम आदमी समझता है, नहीं, वो नहीं जा सकता है, वो नहीं जा और सकता है। दूसरे प्रैक्टिस हो जा सकता है। हम्म, वो जा सकता है जिसको कहेंगे जिसके अंदर बुद्धिमत्ता की क्षमता है। तो हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान तो कहने में तो दिखते हैं विदेशी हैं, कह देते हैं विदेशी हैं। तो विदेशी स्वदेशी ये बाहर की परिभाषा नहीं है, ये वास्तव में हमारे दो तल हैं। स्वदेशिता तब तक है जब तक हम केवल आंतरिक तल पर जीते हैं, और विदेशिता तब है जब हम बाहरी तल पर जीते हैं। ठीक है। तो विदेशिता का मतलब जो बुद्धि में तीखे होते हैं, इस समझने का ये एक इशारा है। विदेशी मतलब बुद्धि के तीखे होना, क्योंकि बिना आप तर्क लगाए लॉजिक लगाए कभी भी अध्यात्म को नहीं पकड़ सकते, है ना। बिना लगाए यदि पकड़ेंगे तो वही हाल होगा जो अभी आपको देखने में मिल रहा है ना। वो समझेंगे हम मेल हैं, वो समझेंगे हम फीमेल है, बस इसी से ही नहीं उठ पाएंगे। और इससे उठ नहीं पाएंगे तो क्या होगा? सत्य का सत्य का क्या हो जाएगा? अरे, नाश हो जाएगा। नाश हो जाएगा भैया, सत्यानाशी बन जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो विदेशियों को क्या पसंद आता है फिर? झाड़। और फिर जब वो बात समझ में आ गई उसमें जीने लग गए। भा मतलब सत्य की रोशनी में रत रहने लगे, निरंतर स्थिति बन गई, तो उनको क्या पसंद आएगा फिर? उतरती चढ़ती सीढ़ी नजर आने लगेगी। किसकी? किसकी? दूसरों की? स्वयं की।